नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। ये वक्त मंथन का है और आज हम बात CAA पर हो रही सियासत को लेकर करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष किसी भी तरीके से इस मुद्दे को पचा नहीं पा रहा है या इस पूरे जो एक तरीके से सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है, इसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से CAA को लेकर विरोध के स्वर मुखर हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन CAA को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। तो वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को NRC से जोड़कर लोगों के बीच अपनी बात भी रखी। कांग्रेस की तरफ से इसे ध्रुवीकरण वाला कदम बताया जा रहा है। तो सवाल क्या है? सवाल इसको लेकर बार बार क्यों उठाया जा रहा है? और जो CAA है ये क्या किसी धर्म के लिए कांटा है? क्या किसी राजनीति के लिए कांटा है? क्या धार्मिक राजनीति का एक ये अंग है? क्या चुनावी 2024 के राजनीति का एक अंग है? क्या मंथन में आज इसी पर बात। CAA पर धर्म कांटा क्यों, ये सवाल है आज मंथन में। और हम आपको बताएंगे CAA में क्या होगा। तो CAA से शरणार्थियों को क्या नागरिकता मिलेगी? क्या अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे शरणार्थी, तो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या सभी देशों से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी? तो नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को ही नागरिकता मिलेगी। शरणार्थी किस धर्म के होंगे? ये सारे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई होंगे, लेकिन इसमें मुसलमानों को इससे अलग किया गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिन देशों से शरणार्थी आ रहे हैं या 2014 31 दिसंबर तक आए हुए हैं, उन देशों में धार्मिक आधार पर जिन कम्युनिटीज़ का, जिन धर्म के पालन करने वाले लोगों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ है, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। और वो तीनों मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसलिए वहाँ से आने वाले मुसलमानों को नागरिकता इस आधार पर नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, उनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे फिरके, कम्युनिटी इस बात का दावा कर रही जो पाकिस्तान में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भारत से आए मुसलमान हैं, पाकिस्तान में बंटवारे के वक्त उन्हें मुहाजिर कहा जाता है, और ऐसे मुसलमानों को पाकिस्तान में हेय दृष्टि से देखा जा सकता है। उन्हें धार्मिक आज़ादी नहीं है, इस आधार पर उन्हें नागरिकता भारत के मिलनी चाहिए। ये दलीलें भी दी जा रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये देश जो भी स्थिति है, कम से कम ये भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि मानवीय आधार पर CAA के तहत केंद्र सरकार फैसला ले। जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये लोग बहुत दिनों से लगातार इंतजार कर रहे थे इस बात का कि उनको नागरिकता मिलेगी, और सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि इसमें न किसी की नौकरी जाएगी, न किसी को देश निकाला होगा, न किसी की नागरिकता जाएगी। CAA किसी की नागरिकता छीनने नहीं, लोगों को नागरिकता देने का कानून है। और कुल मिलाकर अगर इसको लेकर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में एक तरीके से चुनावी राजनीति को लेकर एक जंग बिछड़ गई है। बहुत सारे वहाँ की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा कि जब रमज़ान के वक्त क्यों लागू किया गया, तो तरह तरह के जवाब, तरह तरह के सवाल हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता बनर्जी एक समुदाय को भड़का रही हैं। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। लेकिन उन्हीं राज्यों के भाजपा नेता या जो विपक्ष के नेता ज़्यादा उलझे हुए हैं जहां CAA का चुनावी असर पड़ने की आशंका विपक्ष को सता रही है। एक रिपोर्ट देखिए।
सीए पर विरोध की आवाज। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। जान देने पर पहुंची बात। बार बार भाबबेन, एक बार नয় হাজার বার আমরা মানছি না, আমরা মানবো না। একটা মানুষ যদি অধিকার পায় আমি খুশি হব, কিন্তু একটা মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাকে শেল্টার দেব, বাংলা থেকে বিতাড়িত কাউকে আমি করতে দেব না। किसे मिलेगी सियासी मात? देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ तो पड़ोसी देशों से आए हुए लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और विपक्ष ने बिना देर किए इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल में राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है और अपने राज्य में कानून लागू करने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी तो अपनी जान देने की बात तक कहने लगी हैं। बार बार भाबबेन, एक बार नয় হাজার বার আমরা মানছি না, আমরা মানবো না। একটা মানুষ যদি অধিকার পায় আমি খুশি হব, কিন্তু একটা মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাকে শেল্টার দেব, বাংলা থেকে বিতাড়িত কাউকে আমি করতে দেব না। सीए को लागू करने के वक्त को अब रमजान से भी जोड़ा जाने लगा है। पहले आप जो वैलिड सिटीजन है आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप इन्फिल्ट्रेटर है, आप इमिग्रेंट है, आप फॉरेनर्स है, तो आपको प्रॉपर्टी का क्या होगा? गया जो प्रॉपर्टी आपको किया इतना दिन करके, आपको स्टूडेंट घर में पढ़ता है, आपको माँ बहन काम करते हैं, आप लोगों ने खुद काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका एसेट बनाया है, पहले ये चला जाएगा, इसके बाद आपको डिटेंशन कैंप में ले जाएगा। जैसे आसाम में अब देखा 2019 में जब शुरुआत किया था 19 लाख लोगों को निकाल दिया था, इसमें 13 लाख हिंदू था। मैं बोला नहीं चलेगा, हमारे इधर में हम नहीं करने देगा, हम ऑल्टरनेटिव कार्ड बना देंगे, लेकिन हम जनता को हक छीनने नहीं देंगे। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है, ह्यूमन डिसीजन। तो वहीं ओवैसी ने सीए को एनआरसी से जोड़कर देखा है। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। ये ऐसा एक सुरक्षा है सीएए के वजह से कि इस देश के नागरिक जो है, जो मुसलमान है, उनको अगर आप बचाना चाहते हो तो बाहर से दंगा फसाद करने वाले लोगों को अंदर आने से रोकना पड़ेगा। इन सब के परे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पड़ोसी देशों के शरणार्थी आए तो देश में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो वो ले जाएंगे, और जो इतने सारे इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। सीए को लेकर कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस भी बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं सीए से जुड़े तमाम आरोपों को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार बार बार ये साफ कह रही है कि सीए का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। सीए नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का कानून है।
इस कानून से नागरिकता दी जा रही है, न कि किसी भी नागरिक की नागरिकता को खारिज किया जा रहा है। फिर भी सियासत है, सब कुछ जायज है। 2024 के चुनावी माहौल में दांव दोनों तरफ से है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। सीए को लेकर कुछ भ्रम क्या है और सच्चाई क्या है, वो स्क्रीन पर आप देखिए कि वास्तव में इसको लेकर तरह तरह से भ्रम भी फैलाए गए हैं और सच्चाई हकीकत उसमें है क्या, ये लगातार चीज़ें आपके सामने हैं। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, राष्ट्रीय टीम ने उसके एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के अंदर ये तस्वीर ट्वीट की गई, नागरिकता संशोधन कानून CAA, और दिखाया गया कि प्रधानमंत्री जी एक छतरी लिए हुए हैं, उसमें उसके नीचे अल्पसंख्यक भी है, शरणार्थी भी है, मोदी की गारंटी और मोदी का परिवार है। वो कह रहे हैं सारे लोग इस छतरी नीचे मोदी का परिवार हैं, और वो कह रहे हैं अतिथि देवो भव, जो दूसरे देशों से जो आ रहे हैं, जो लोग आएंगे, नागरिकता जिनको मिलेगी वो उनको अतिथि का दर्जा दिया गया। वो कह रहे हैं ये हमारे लिए देवता के समान है। ये बीजेपी का विजन है, प्रधानमंत्री का विजन है। ये छतरी एक विजन है, नागरिकता संशोधन कानून की जो छतरी है उसके नीचे ये लोग पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अल्पसंख्यक आ रहे हैं वहाँ से लेकर सामान, अल्पसंख्यक शरणार्थी आ रहे हैं जो अन्य जगह अल्पसंख्यक रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अतिथि के रूप में उनका वो स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मोदी का परिवार है और ये मोदी की गारंटी है, CA मोदी का परिवार है। जो दूसरे देशों से शरणार्थी आएंगे उसको इस तरीके से, इस नज़रिए से बीजेपी उनको देख रही है, उनका स्वागत कर रही है। अब CA के आने के बाद कुछ रिएक्शन हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो काफ़ी चर्चा में रहा है, वहाँ से एक रिएक्शन एक परिवार का आया, जरा उसको सुनिए। देखिए सर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। कम से कम 4-5 घंटे में टीवी से हिला नहीं, देख रहा था और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कई लोगों को फ़ोन भी करे जो हमारे दिल्ली में है, देहरादून में है, कई रिश्तेदार रहते हैं, तो वो भी देख रहे थे, उनको भी बड़ी खुशी महसूस की। अभी उनको भी नागरिकता नहीं मिली है तो वो भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। दिल्ली में तो ढोल नगाड़े बज रहे थे, हम देख रहे थे, वो भी हमारे रिश्तेदार थे, कुछ लोग तो उसमें भी हमारे रिश्तेदार थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। बस ये इंतज़ार है कब हमें वो पक्का वो समय आएगा, वो हमें मिल जाए, तो इसमें हमें ये आसानी हो जाएगी कि चलो जो कमियां हैं हमारे, जो इसमें नहीं दे रहे थे, हम शरणार्थी समझ रहे थे, जैसे कि राशन कार्ड हुआ, वोट का अधिकार नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, ऐसे कई चीज़ें थी जो हमें मिल नहीं रही थी, तो हमें आसानी हो जाएगी, वो मिल जाएगी, बन जाएगी। हमें बहुत खुशी हुई जब से हमने सुना है। रातों को अपनी नींद भी हमें नहीं आती, इतना हमें खुशी हो रही है। और हम भगवान से दुआ करते हैं मोदी को लंबी उम्र भगवान दे, योगी मोदी जी को। हमारे बारे में उन्होंने सोचा, थोड़ा सा हम बहुत परेशान थे इसकी वजह से। CA पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने की वजह क्या रही थी? वजह सर रीज़न यही था जी, वहाँ धर्म परिवर्तन की वजह से आए थे सर। वहाँ हमारी बहू बेटियों का इज्जत तोड़ते थे, धर्म परिवर्तन करते थे। एक मेन रीज़न तो यही था सर, वे अपने धर्म बचाने के लिए हमने यहाँ की शरण ली। पाकिस्तान से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बसा ये परिवार अपनी व्यथा बता रहा है, अपना दर्द बता रहा है, और इनका दर्द किसी को भी जायज़ लगेगा। ये परिवार बताते हैं कि 47 साल से बिना नागरिकता के यहाँ पर रह रहा था, परिवार रह रहा है। ऐसे बहुत सारे परिवार पूरे देश में हैं। जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इतने सारे लोग आ जाएंगे, आपके बगल में झुग्गी डाल देंगे, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। 2014 तक के ही लोगों को लिया जा रहा है, उस देश में हैं, मौजूद हैं। जो झुग्गी वगैरह डालनी थी वो डाल चुके हैं, अब कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन इसको लेकर एक राजनीतिक, क्या बीजेपी और उसकी सरकार ने क्या राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया है? ऐन वक्त चुनाव के इतने सारे लोगों को क्या वो, चूंकि जाहिर सी बात है उनका राशन कार्ड नहीं है, वो वोट का अधिकार नहीं, तो इतने सारे लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा, तो क्या बीजेपी अपने वोटों में इजाफा इसके जरिए कर रही है? एक माहौल बना के भी इजाफा कर रही है। बहुत सारे राज्यों में जहां उसको कड़ी चुनौती मिलती है, पश्चिम बंगाल या अन्य जो राज्य हैं सटे हुए, केरल वगैरह, वहाँ तो बीजेपी की कोई स्थिति बनती नहीं है, क्या वहाँ भी CA के जरिए कोई जड़ें जमाने की कोशिश है? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे किंतु परंतु हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता अनिल गुप्ता जुड़े हुए हैं। अनिल गुप्ता, स्वागत, बहुत धन्यवाद। सदफ जफर
हमारे साथ जुड़ गई हैं। सदफ जफर बहुत जानी मानी शख्सियत हैं और सीए के खिलाफ बहुत लंबा आंदोलन सदफ ने किया है। वो जेल भी गई हैं, बहुत संघर्ष किया है, कोर्ट के आदेश पर बाहर भी आई हैं। उनको हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये कहा जा रहा है जब किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, किसी को देश से निकाला नहीं जाएगा, किसी की नौकरी जाएगी नहीं, केवल नागरिकता देने का कानून है। गृह मंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं, आज भी उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। खासतौर पर केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष को गुमराह कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ अवधेश चौधरी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनको भी हमने इसी मुराद से बुलाया है कि कम से कम वहाँ की स्थिति को बात कर सकें वो। सुशील वकील भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सुरेंद्र राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका। और अल्लामा जमीर मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधे सदफ की तरफ रुख करेंगे। सदफ जबर, क्या दिक्कतें क्या हैं? ये तो कह रहे हैं भाई, गृह मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि ये तो किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं, तो बहुत अच्छा कानून है। अगर किसी को नागरिकता मिल जाती है तो उसमें दिक्कत क्या है? और जो लोग धार्मिक अल्पसंख्यक हैं दूसरे देशों में, वो भारत में आ रहे हैं, धर्म के आधार पर अगर उनका कोई उत्पीड़न किया गया है या भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं, तो उनको नागरिकता देने में क्या दिक्कत आ जाएगी? यहाँ रह रहे मुसलमानों को क्या एतराज हो सकता है? आप जैसे एक्टिविस्ट के एतराज के बिंदु क्या हैं सदफ? देखिए, आपने जो शुरू का एक कैप्शन था कि क्या सीए किसी एक धर्म के खिलाफ है, तो मैं उस पे ये कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ है, वो है राज धर्म के खिलाफ। वो खिलाफ है उस धर्म के जो यकीन करता है वासुदेव कुटुंबकम में। ये उस धर्म के खिलाफ है जो भारत माँ शुरू से मानती आई है। कौन कुषाण, न जाने कितने लोग, खुद आर्यन आते गए और भारत माँ अपने यहाँ में समेटी गई। हालिया जो अगर देखें आप, तो जिस तरीके से टिबेटन्स आए थे और वो भी यहाँ पर बस गए, तो जिस तरीके से ये तमाम लोग आते रहे हैं, आप धर्म और जाति के आधार नागरिकता दे रहे हैं, वो संविधान का जो बेसिक चीज है उसके खिलाफ है। जो संविधान इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, आर्टिकल 14 की बात करता है, ये पूरी तरह से उसके खिलाफ। बहुत सारे ऐसे तमाम, आप अगर कोई सड़क पे प्यासा जाते हैं, क्या मैं उसका धर्म पूछ के उसको दूंगी पानी? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं क्या कहूंगी कि पहले धर्म बताओ अपना, या किस पार्टी को वोट देते हो, तब मैं ले जाके तुमको अस्पताल ले जाऊंगी? बेसिक इंसानियत है। कोई अपना मुल्क खुशी खुशी छोड़ के नहीं आता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हमारे भाई आए हुए हैं, का दर्द वही है जो रोहिंग्या का है। मैं ये नहीं कह रही कि रोहिंग्या को अपने यहाँ जगह दे दीजिए, मैं ये हरगिज नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप डिप्लोमेटिक एक तरफ अपनी टाइज बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाई तमिलनाडु में बसे हुए तमिलियन से क्या आपको शिकायत है? जो कब के आए हुए श्रीलंका से बसे हुए हैं शरणार्थी कैंप में, उनको क्यों नहीं जगह दी गई? और सब कुछ जाने दीजिए, कश्मीरी पंडित जो आरएसएस के वजह से वहां से कश्मीर से विस्थापित हुए थे, आज भी रेफ्यूजी कैंप पे, वो तो भारतीय नागरिक हैं, उनको क्यों नहीं बसा पाए आज तक? ये किस बेस पे आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, जरा समझाइए। मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, मैं भी 33 साल पहले वहां से लुट पिट के आया हूँ। आप किस बेस पे करें कि आरएसएस ने हमें भगाया? या आपको ये नजर नहीं आया उन्होंने हमारे औरतों के साथ रेप किया? हमारे सुशील जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए, बीच में बोलना ठीक नहीं है, बिल्कुल बोलना ठीक नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा, एकदम धैर्य खोने की जरूरत नहीं है, एक राष्ट्रीय चैनल पर हैं आप, बोलिए सदफ। तो कश्मीरी कैंप में रह रहे पंडित रोज आंदोलन कर रहे हैं, उनको नौकरियां ठीक से नहीं करने दी जा रही है, थ्रेट की जिंदगी में जी रहे हैं, उनको क्यों नहीं अभी तक कर पाए? वो तो आपके अपने नागरिक हैं। तो बात सीधी सी ये है कि बेसिकली एक रात पहले, रमजान की एक रात पहले जान के इस तरह की चीजों को करके आप मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिला सुरक्षा, मुद्दा है किसानों की एमएसपी। ये मुद्दे हैं जो भारत देश के नागरिक हैं, उनको तो आप सुकून से जीने नहीं दे पा रहे हैं। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि दूसरों को भी बुला के हम अपने यहाँ क्या करवाएंगे? थार से उनकी छाती पे गाड़ी चढ़वाएंगे?
क्या करवाएंगे? उनकी औरतों का भी बलात्कार करवाएंगे न्याय न मिलने पे? अभी कानपुर में जैसे हमीरपुर में 2 बेटियां झूल गई, उसके बाद बाप झूल गया फांसी के फंदे में, क्या उनको भी आप यही उनकी महिलाओं के साथ करवाएंगे? आखिर आप बुलवा के करेंगे क्या? ठीक है सदफ, ठीक है, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। अनिल गुप्ता, बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई तमिलियंस को भी आपको देना चाहिए, जो श्रीलंका से आके बस गए, आके वो भी आपके नागरिक हैं। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए हैं उनका भी एक तरीके से स्थापन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, रोहिंग्या को बिल्कुल मत घुसने दीजिए, लेकिन ये तो राजधर्म के खिलाफ है। अनिल गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, नहीं, देखिए, देश हमारा 1947 में आजाद हुआ और वो जो उसके टुकड़े हुए वो धर्म के आधार पे हुए। इस्लामिक राज्य देश पाकिस्तान बना और हम लोग रिपब्लिक बने, भारत। उसके बाद बांग्लादेश बना। जब देश आजाद हुआ तो करीब 20% से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में थे। नेहरू जी ने कहा कि अगर जब आपको जरूरत हो तो आ जाइए। बांग्लादेश बना। अफगानिस्तान में पता आपको 2 लाख से ज्यादा सिख थे। अब वहां पर जो हमारे हिंदू भाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई जो वहाँ माइनॉरिटी में थे, उनके साथ इन मुल्क के हुकूमत वालों ने या उन्होंने क्या किया, ये सबको जाहिर है। आज पाकिस्तान में माइनॉरिटी 3% भी नहीं है। इसी तरह से बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में तो सिर्फ 500 से भी कम सिख बसे। और 1947 से जो उन देशों में माइनॉरिटी थे और हमारे यहाँ मेजोरिटी में थे, हमारे हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन, जैन, ये सब आने शुरू हुए और इनको मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि देश के नागरिक नहीं थे, तो इनको देश में नहीं मिली। कोई झुग्गी में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में देश की जनता से कहा कि हम सत्ता में आने के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेके आएंगे। हमने डिक्लेयर किया, लोगों ने हमें मेजोरिटी दी, 303 सीटें दी, एनडीए की सरकार बनी। हमने 2019 में इसको पास किया। हमने डिक्लेयर किया, कोई चोरी छुपे नहीं किया। और आप अभी ये हमारी मैडम भी, बहन जी भी गुमराह कर रही थी, मैं उनको भी बता दूं, इस एक्ट में एक डेट है 31 दिसंबर 2014। ये कट ऑफ डेट है, कोई बुलाया नहीं जा रहा किसी को। 1947 से ज्यादातर कांग्रेस का देश में राज रहा है और ये जितने भी लोग आए हैं, सिर्फ 6 साल वाजपेयी जी का राज था, मैक्सिमम कांग्रेस के राज में ये सारे लोग आए हैं। भाजपा के राज में तो आए भी नहीं है। 2014 31 दिसंबर तक जितने ये 6 समुदाय के लोग ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको नागरिकता देने की बात है। अब ये कहें कि चुनाव की बात है। अभी हमने इसको 11 मार्च को नोटिफाई किया। एक टेक्निकल चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी इनका पोर्टल बना है, अभी अप्लाई करेंगे, अभी इसकी प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया के बाद इनके जो भी एक सरकारी सिस्टम होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, कागज दिखाए जाएंगे और नागरिकता मिलेगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ये लोग वोट के हकदार है ही नहीं, तो चुनाव की बात कहां से हो गई? तो ये सिर्फ जितना विपक्ष का है, ये सब गुमराह करने की बात है। पर जो, क्योंकि इनको दिक्कत क्या है, इनको विपक्ष को अपीसमेंट की आदत है, इनको तुष्टीकरण की आदत है। इनको एक हमारे जो भाई बहन हैं ये 6, इनको कोई सुविधा मिल जाए। ये अब केजरीवाल साहब ने क्या बोला, झुग्गी डाल देंगे आज। रोज केजरीवाल साहब झूठ बोलते हैं, पहले बच्चों की कसम खाते हैं झूठ बोलने की, ये आपके सामने झुग्गी डाल देंगे। अरे एक्ट को पढ़ो ढंग से। एक्ट में कट ऑफ डेट लिखी है 31 दिसंबर 2014, उसके बाद का नहीं है, जो पहले आ चुके, जब बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। और दूसरी बात करी कि बाकी लोगों को, देश में ऑलरेडी एक कानून है कि अगर कोई देश में कानूनी रूप से शरण लेता है, सिटीजनशिप लेता है, तो वो अप्लाई करे, उसको मिलती है। सैकड़ों उदाहरण है। मुझे याद है एक पाकिस्तानी सिंगर रहे अदनान साहब, हाँ, वो काफी चर्चा में, वो हमको भी याद है, हमको भी याद है, देश के सारे लोगों को याद है। एक मिनट आखिरी में बस। अब हमारे धर्म गुरु ये दलाई लामा जी शरणार्थी आए, उनको यहाँ पर मिला,
तो देश में तो आश्रय मिला है, पर दिक्कत क्या है कि जो रोहिंग्या हैं, जो इलीगल, हमको समझना चाहिए, एक है घुसपैठिए और एक है शरणार्थी। जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता है मिल रही है कानून में, और हमने डंके की चोट पे बोला है। ठीक है, एक बात एक मिनट आखिरी में एक बात कह रहा हूं, जल्दी करिए। अगर इनको दिक्कत है, मैं चैलेंज करता हूं, ये अभी चुनाव आ रहे, ये अपने मैनिफेस्टो में डालें कि अगर गलती से भी इनकी सत्ता आ गई तो इसको वापसी लेंगे। होना चाहिए इनमें करेज। हमने कहा हम लेंगे और हमने करा। 95% से ज्यादा मोदी सरकार में जो मैनिफेस्टो में थे वो वादे पूरे किए। ठीक है अनिल गुप्ता, मैं रोक रहा हूं आपको। अनिल गुप्ता, मैं रोक रहा हूं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेक पर जा रहा हूं। बहुत सारे दलीलें, बड़ी मजबूत दलीलें बीजेपी ने रखी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई चुनावी मुद्दा कहाँ है, इनको तो वोटर बनने में 3-4 साल लग जाएगा, चुनावी मुद्दा कहाँ है। विपक्ष क्यों इसे इलेक्शन से जोड़ रहा है? भाई अगर किसी को जो वर्षों से जो अधिकार नहीं मिले, वो भारत में रह रहे हैं, वो एक शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, घर भाई बहन हैं, अगर उनको कोई सुविधा मिल जाएगी तो क्यों दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? बड़ा सवाल है। सीए पर धर्म काटा क्यों, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक से पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने इस बात का दावा किया कि इसमें कहीं राजनीति नहीं है, 2024 तक तो ये लोग वोटर भी नहीं बन पाएंगे। वास्तव में ज़्यादातर लोग तो कांग्रेस की सरकार जब थी तभी वो देश में आए, और वो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। तो केजरीवाल क्यों भरमा रहे हैं लोगों को कि आपके घर के आगे झुग्गी बना लेगा कोई? वास्तव में इस मसले को राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है, और ये आरोप कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मुख्य रूप से लग रहा है। सीधे रुख कांग्रेस के प्रवक्ता नेता मलिक जावेद की तरफ करूंगा। मलिक जावेद, आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं, लोगों को क्यों भरमा रहे हैं भाई? सीधे सीधे जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको अगर कोई सुविधा मिल जा रही तो आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? राजनीतिक लाभ तो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप बीजेपी पे लगाते हैं आप लोग। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो देश को बरगलाया है, बौखलाया है, वो देश के गृह मंत्री जिसके अंतर्गत ये विभाग आता है उन्होंने बरगलाया। उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी और कहा था कि पहले सीएबी आएगा, फिर एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा, वो उन्होंने ही कराया पूरे देश में। और दूसरा, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आर्टिकल 5 से, संविधान का आर्टिकल 5 और 11 के बीच में अगर उठाएंगे तो पूरा जो सिटीजनशिप के कानून है वो पूरा विवरण दिया गया है। इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके और इसको कहा कि भाई माइनॉरिटी को हम लेके आएंगे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका पाकिस्तान प्रेम खत्म नहीं होता है, और ये इसके पीछे आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बंगाल में और सिंध में, तो इनका प्रेम खत्म नहीं हो रहा। मणिपुर पूरा जल रहा है, 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, 60,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं, उनको उनकी पीड़ा नहीं है। और दूसरा, नागरिकता देने की बात करें, नागरिकता मान लिया आपने दे दी, कितने लोगों को दोगे? 30,000, 32,000, 50,000 दे दी। अब मेरा सवाल है, राज्यसभा में इनकी सरकार के मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में 13,75,919 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्या माहौल नहीं है देश में? विश्वगुरु बन रहा है, डंका बज रहा है, फिर भारत के लोग 14 लाख लोग भारत के नागरिकता छोड़ देते हैं। और अमेरिका का कस्टम विभाग कह रहा है 97,000 भारतीयों को बॉर्डर पे इलीगल डिटेन किया गया। भारत छोड़ छोड़ के इलीगल क्यों जा रहे हैं अमेरिका में? अगर इतना डंका बज रहा है और इतना ये इनका दिल इतना बड़ा है कि बाहर के लोगों को भी खाना देने को तैयार है, तो अपने देश के लोग छोड़ के क्यों भाग रहे? इसलिए भाग रहे हैं, इन्होंने देश का माहौल बर्बाद कर दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। मणिपुर में प्रधानमंत्री पिछले 1 साल से नहीं गए। मलिक जावेद, जिन लोगों को नागरिकता दे रहे हैं वो अपने देश में ही हैं, पहले आ चुके हैं, वो अलग से बुला नहीं रहे किसी को। तो छोड़ के क्यों गए 14 लाख लोग? अब आप उलट सवाल पूछ रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं सीए बहुत खराब है, अब आप पूछ रहे हैं कि अमेरिका क्यों चले गए लोग। चौहान साहब, एक तरफ से नहीं होता सवाल। आप नागरिकता दे रहे हो दो, लेकिन 14 लाख भारतीयों ने क्यों छोड़ दी नागरिकता? इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है, विश्वगुरु बन रहे हैं, 10 लाख का सूट हम भी पहन रहे हैं, 15 लाख हमारे खाते में आ गया है, तो फिर नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? विश्वगुरु भारतीय बॉर्डर पे पकड़े जा रहे हैं, इलीगल तरीके से घुस रहे थे जी। जब डंका बज रहा है तो क्यों जा रहे हैं भाई ये लोग? डंकी चल रहा है, डंकी, डंका नहीं है, डंकी है। वो भाजपा वाले बेहतर जानते हैं, इनको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है, व्हाट्सएप में इनको ठीक है जावेद, मैं आपको रोकता हूं।
आम आदमी पार्टी के नेता सुरेंद्र राठी जी, केजरीवाल जी को कहां से सपना आ गया कि झुग्गियां बन जाएंगी घरों में और ये हो जाएगा? क्या क्या लोगों को भरमा रहे हैं भाई आपके नेता? कहां झुग्गियां बन रही हैं? किसके घर के आपके घर के बन गई है सामने क्या कोई झुग्गी? भारतीय जनता पार्टी जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में बुला रही है, जबकि भारत के जो व्यापारी हैं, अभी मेरे साथी ने बताया, वो देश छोड़ के जा रहे हैं। उनको बुलाओ भाई, देश की तरक्की करनी है। जो हिंदुस्तान को लूट के गए, भारतीय बैंकों को लूट के गए, सबसे पहले उनको बुलाओ। विजय माल्या को लेकर आओ, मेहुल चोकसी को लेकर आओ, नीरव मोदी को लेकर आओ, निशान मोदी को लेकर आओ, संजय कालरा को लाओ, जतिन मेहता को लाओ। कितने लोग हिंदुस्तान को लूट के बाहर चले गए, उनको लेके आओ। ये अगर नागरिकता इनको देने लगे तो इन देशों में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, उनको ये नागरिकता दे पाएंगे? जहां तक मेरे साथी थे भाजपा के, कह रहे हैं कि 2014 से पहले के जो आए हुए हैं उनको नागरिकता देंगे। ये कह रहे हैं कि उनके वोट नहीं बढ़े हुए। भाई साहब आके देखो, गुड़गांव के अंदर 2 लाख से ऊपर विदेशी रह रहे, जिनके आपकी सरकार 500 रुपए में, 1000 रुपए में वोट कार्ड भी बना देती है, राशन कार्ड भी बना देती है, आधार कार्ड भी बना देती है। आप चेक करो नोएडा, दिल्ली के अंदर कितने बाहर के बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो उनको कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ। मोदी जी, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को तो गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया आपने। उनको तो राशन मुहैया नहीं करा रहे, आप इनको कहां से कराओगे? हमारे युवाओं को रोजगार दे नहीं रहे, उनको रोजगार के लिए आप कहते हैं कि इजराइल चले जाओ, जहां पर युद्ध चल रहा है। हमारे युवाओं को तो इजराइल भेज रहे हैं और उनको हिंदुस्तान में बुला रहे हैं, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, लेकिन आप लोग डाइवर्ट क्यों करते हैं मुद्दों को? आप सीए पर बात करने आए हैं, आपके नेता कह रहे झुग्गी बना देंगे, बीजेपी कह रहे आप भरमा रहे हैं। इसका कोई कंक्रीट जवाब दीजिए भाई राठी साहब। अगर विदेशियों को हिंदुस्तान में बुला रहे हैं, यहां रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रहे? इसका जवाब दे। ये कह रहे केजरीवाल झूठ बोलता है, सत्यवादी तो एक आप ही हैं हरिश्चंद्र के बाद। भारतीय जनता पार्टी वाले इतनी झूठ बोलते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है सुरेंद्र राठी, मैं आपको रोक रहा हूं। बाकी मेहमान मैं आऊंगा सदफ, मैं आ रहा हूं आपके पास, चूंकि बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लूं। काफी वक्त हो गया, बाकी लोग इंतजार ही कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीरी पंडित जो पूरी कम्युनिटी है उससे ताल्लुक़ रखने वाले माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ सुशील वकील साहब भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी को नाराज़गी थी कि संघ ने, जैसा सदफ ने कहा था कि संघ ने उन्हें विस्थापित कर दिया, उस पर उनको एतराज़ था। सुशील जी, इसमें क्या दिक्कत है या कोई दिक्कत होनी चाहिए? आप लोगों की क्या पुनर्स्थापना हो गई क्या? बहुत सारे लोग जो कश्मीर में ऐसे इलाकों में नौकरी करते थे वो कह रहे हैं कि हमें ट्रांसफ़र जम्मू कर दो। बहुत सारे समस्याएं आई हैं। ओवरऑल इस सीए को आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं बतौर पत्रकार? देखिए ध्रुव वीरेंद्र जी, ये जो इशू है ये मानवता का है। अब जो सदफ जी ने बोला कि आरएस वालों ने इनको निकाला, वहां से ये निकाला, मेरा सदफ जी से सवाल है, जब हमें वहां मारकाट किया जा रहा था, हमारी औरतों के साथ रेप वगैरह किए जा रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? तब ओवैसी जी कहाँ थे? तब कांग्रेसी नेता कहाँ थे? तब ये ममता बनर्जी कहाँ थे? तब केजरीवाल जी कहाँ थे? आज ये निकल पड़े कि देखो अब हमारा ये राग कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर ये अभी तक ये नहीं किया, बसाया नहीं। हम कश्मीरी पंडित भारत के टूट वासी है, हमें भूखा रहना पड़े, हमें सड़कों पे सोना पड़े, हमें खाली पेट सोना पड़े, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपने देश में हैं, हम देश के रक्षक हैं, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं कोई हमसे कोई सहानुभूति करे। आप देख लीजिए ये जो इशू है ये मानवता का इशू जो सीए है। अब कोई लोग अपने अपने इससे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप जो ममता बनर्जी को बौखलाहट हो गई है कि बीजेपी ने सेंग लगाई है वेस्ट बंगाल में, अब वो मुसलमानों को इकट्ठा करके अपने वोट बना रही है, वो उनको इतना धमकाई डरा रही है। नहीं तो पॉलिटिकल मुद्दा तो हो गया ना सुशील जी, पॉलिटिकल मुद्दा तो हो गया ना, ये राजनीति तो हो रही फिर इसमें। इसका मतलब जो हम सवाल उठा रहे हैं भी सही सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये सीए चुनाव इसकी टाइमिंग को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई आप इस वक्त लेकर आए, आपका अगर 19 में पास किया था, 20 में करते, 21 में करते, 22 में करते, 23 में करते, आप जब 24 के एन वक्त पर लेकर आए
तो इसका मतलब भी कहा जा रहा है, विपक्ष निशाना साध रहा है कि आपने राजनीतिकरण किया इसका। तो बतौर पत्रकार इसको किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? देख लीजिए, जो भी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी ने क्या किया, हम मानवता का इशू देख रहे हैं। आप देखिए सदम जी ने एक और उठाया मुद्दा, तिब्बतियन यहाँ आ गए, वहां से आ गए, यहाँ सरदार आ गए, वो आ गए। लेकिन इसमें एक फर्क देख लीजिए, केजरीवाल को दिखा कि कश्मीर से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हिंदू आएंगे, ये करेंगे। उनको नहीं दिख रहा है जो बांग्लादेश से 1.5 करोड़ लोग इंडिया में आए हैं, जो बस रहे हैं, जिनको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही है। आप देखिए वहां से आए, बर्मा से आ गए रोहिंग्या, जहाँ दिल्ली में 10,000 रुपये उनको पर महीना दिया जा रहा है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, इनको वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो तिब्बतियन लोग यहाँ से आ रहे हैं, इतने सालों से बैठे हैं, एक भी वाक हमने इस वारदात नहीं किया टेररिज्म का। अब बांग्लादेशी आते हैं, जो भी चोरी होती है, डकैती, कार लिफ्टिंग होती है, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ऐसे जो रोहिंग्या है, जम्मू में पठानकोट में अटैक हुआ मिलिट्री बेस पे, उसमें रोहिंग्या की इन्वॉल्वमेंट पाई गई, क्योंकि उसके बगल में वो रोहिंग्या की बड़ी कॉलोनी आई है। दिल्ली में जो गुड़गांव में जो नूह में वाकया हो गया, उसमें रोहिंग्या की ये पाई गई शामिल। इसलिए ये वो लोगों के लिए सीए है। पाकिस्तान में आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 साल की बेटियों को घर में जाके मौलवी है 5 आ जाते, आपकी बेटी को हमारे लड़के से शादी करनी है, कोर्ट में जाते, कोर्ट के अंदर वो होते हैं, कोर्ट रूम में माँ बाप को आने नहीं देते हैं, आधे घंटे के बाद निकलते हैं वहां से। देखो जी, आपके बेटी ने धर्म परिवर्तन चेंज कर दिया। पाकिस्तान में जितने भी जलाने आपने ये थी शमशान भूमियां, उनको हटाया गया, मंदिर हटाए गए। अफगानिस्तान में इतनी बुरी हालत होगी, सरदार बेचारे गुरु नानक जी और गुरु ग्रंथ साहब को सर पे उठा के हिंदुस्तान लेके आ गए। गुरुद्वारे को ताले लगे हुए हैं। बांग्लादेश में देख लीजिए, 40% हिंदू थे जब पार्टीशन हो गया, आज क्या है 8%। हाँ, वहां तो युद्ध जैसी स्थिति थी पिछले दिनों अफगानिस्तान में। जिस तरीके से देखा गया पिछले बार अफगानिस्तान में, वो तो इशू तो वहां युद्ध जैसे हालात थे, गुरुद्वारे बंद हुए, बहुत सारी चीजें बंद हुई, तो सबके सामने ही है। जब हम बांग्लादेशी को आने देंगे, जब रोहिंग्या वालों को यहाँ आने देंगे, हम उनको ना कर सकते हैं? तो रोकिए ना, सरकार क्यों नहीं रोक रही? रोहिंग्या को भगाइए। कौन रोहिंग्या के पक्ष में कौन खड़ा है? सरकार भगाए उनको, उनके लिए नहीं कर सकते। वो भी हिंदू तो हमारे तो एक टाइम हमारे नेशन के। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ। सुशील जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। सदफ, एक छोटा सा कमेंट आप करना चाहें तो बाकी भी मेहमानों के पास जा रहा हूँ, बोलिए। वकील जी एक प्रबुद्ध शख्स है और इस तरीके का व्हाट्सएप ज्ञान दे रहे हैं कि नूह में पकड़े गए, मुंह में हम सब जानते हैं नूह में क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हर जगह शरणार्थियों का नाम लेना एक तो गलत है। दूसरी बात ये है शरणार्थी घुसपैठी, आप पता है शरणार्थी नहीं है, वो घुसपैठी है, वो लीगली नहीं आए, इलीगली आए, मत बोलिए। दूसरी बात ये है कि जो बात कर रहे हैं कि आरएसएस, तो वहां पे गवर्नर थे जगमोहन जी, उनकी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, बीजेपी के गठबंधन में इन्हीं का बनाया हुआ होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जब वहां पे 90 में ये हुआ है। और हम कहाँ थे? हम तब भी विपक्ष में थे, हम तब भी आवाज उठा रहे थे। आज जैसे हम आवाज उठा रहे हैं दूसरे मजलूमों के लिए, हम तब कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठा रहे थे। गलत बात है आपकी। भाजपा खड़ी होकर। ठीक है सदफ, ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं अल्लामा जमीर के पास जाऊंगा। जमीर साहब, अभी बहुत सारी जो चीजें निकल कर आई कि भाई धर्म परिवर्तन, अत्याचार इन लोगों के साथ में हुआ। अभी एक परिवार का हमने दर्द सुनाया, जो मुजफ्फरनगर से हमने उनका बयान मंगवाया है इस घटनाक्रम के बाद जो सीए लागू हुआ। वो कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर जबरन अत्याचार किए गए, पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन, उनकी जनानियों के साथ बहुत हरकतें की गई। तो क्या ऐसे लोगों को नागरिकता देना क्या जायज़ नहीं है? क्या मानवता नहीं कहती? क्या ये मानवता का प्रश्न नहीं है क्या? जमीर साहब, इसको कैसे धर्म के चश्मे से कैसे देख सकते हैं हम? जमीर साहब बोलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। जमीर साहब जी आवाज आई? हाँ बोलिए, फरमाइए। देखिए, हुबुल वतनुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान है। उसके तहत मैं सीए का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। मगर दूसरी तरफ जो सरकार है उसकी मिसाल ऐसे दी जाए कि जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा दीजिए आप।
तो वो हरकतें रही है। और फंडामेंटल ऑफ इस्लाम में चीजें हैं जिसमें ईश्वर के बाद, अल्लाह के बाद, तौहीद के बाद अगर दूसरा नंबर आता है वो जस्टिस का आता है, यानी अदल का, इनका। अगर आप गैर मुनसिफ हैं, इंसाफ नहीं कर सकते हैं, तो आपके हर चीज, कोई भी आप धार्मिक क्रियाकलाप करने स्थिल है मुसलमान के तहत। दूसरे ये है कि ये आप बताएं कि जितनी जातियों को आपने समेटा है अल्पसंख्यक बना करके या अल्पसंख्यक मान करके, आप उनमें से ये बताएं कि कौन किसके ऊपर सामूहिक यानी हमले हुए हैं, आत्मघाती हमले हुए हैं। मगर मुसलमानों में भी एक शिया वर्ग है जिसके ऊपर आज भी मस्जिदों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी आप देख लें, वहां पर सामूहिक मस्जिदों में आत्मघाती हमले हो रहे हैं, जहां वो सैकड़ों की तादाद में बच्चा, बूढ़ा, जवान सब शहीद होता है। आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। आप एक एक दो को देख रहे कि इनके साथ बलात्कार हो गया, तो ऐसे तो मुल्क में हमारे अगर एक दिन का वो देख लीजिए आंकड़ा, तो सैकड़ों के साथ बलात्कार हो जाता है, सैकड़ों लोग कत्ल हो जाते हैं। तो आपने उन मुसलमानों को वंचित कर दिया अपने न्याय से कि जिनका सामूहिक, जिनकी हत्याएं हो रही हैं मस्जिदों में आत्मघाती आज भी ब्लास्ट हो रहे हैं। आप डेली यानी देख रहे होंगे, आपके पास अच्छा तजुर्बा है, हर चीज है, मगर इन सब चीजों के बावजूद आपने अभी तक आप कह रहे हैं कि ठीक है अल्लामा जमीर, आपकी बात काम भर की बात आ गई लगभग, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल रही है। मैं एक रिएक्शन चाहता हूं उसमें। अनिल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में सिया पर अत्याचार होता है और धर्म के आधार पर होता है। ठीक है, वो इस्लाम में ही है, लेकिन वो उनके तौर तरीके अलग हैं, उन पर हमले होते हैं, उनको आपने वंचित कर दिया। नहीं, तौर, अब एक बात बोले, तौर तरीके अलग नहीं है। कुरान एक है, जो वो दूसरा विरोधी मानता है वो भी है। भाई अगर तौर तरीका अलग है तो काबे में हज मना कर दो शियों को, नहीं शिया मुसलमानों को। जमीर साहब आपका एतराज क्या है? मैंने समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा एतराज ये है, आपने शिया मुस्लिम वर्ग को, अगर आपने आम तरीके से मुसलमानों को आप नागरिकता नहीं दे सकते थे, तो उन शिया मुस्लिमों को आप नागरिकता आप दे दें कि जो पीड़ित है इन मुल्कों में। ठीक है अनिल गुप्ता, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अनिल गुप्ता बोलिए, दीजिए जवाब। मेरी हेलो, हाँ बोलिए, बोलते जाइए। देखिए, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं और कुछ सिया को मानते हैं, कुछ सुन्नी को मानते हैं। जहां तक ये 3 देशों की बात है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आजादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे और धर्म के नाम पर पार्टीशन हुआ और ये कहा गया कि मुस्लिम इधर जाएंगे और हिंदू इधर आएंगे। पर यह भी कहा जो अपनी इच्छा से रहना चाहे वो रह सकते हैं, पर जो रह गए उनके साथ उत्पीड़न हुआ और वो फिर माइग्रेट करना वैध तरीके से देश में आने शुरू हो गए और वो आ रहे थे, कांग्रेस के राज में आए, उनकी पीड़ा को समझा तो मोदी सरकार ने समझा, इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ी। जहां तक मुस्लिम की बात है, बहुत सारे देश विश्व में हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पर वो सब रह रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूं, देश में एक कानून है, अगर कोई वैध तरीके से शरण लेना चाहता है तो वो अप्लाई करे, केस बेसिस पे उसको नागरिकता मिलती है। ठीक है, आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बंगाल से जुड़े हैं। अवधेश जी, थोड़ा देर हो गई, बहुत देर नहीं हुई लेकिन थोड़ी देर हो गई आप तक आते आते। कुल मिला के बंगाल की राजनीति क्या है? ममता बनर्जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी। ये प्राण क्यों दे रही भाई अवधेश जी? भाजपा सरकार ने जमीर साहब अब अवधेश जी को बोलने दीजिए। आपकी अवधेश जी बोलिए। सीए को लागू किया है, भ्रम तो सरकार फैला रही है भाई। ठीक है जमीर साहब, आपकी बात आ गई। अवधेश चौधरी बोलिए। अवधेश चौधरी, इसका लाभ उठाएंगे और आप लाभ उठाने दे रहे हैं पूरे मुल्क में। ठीक है जमीर साहब, आ गई बात, अब जवाब लेने दीजिए, शांत हो जाइए कृपया।
अवधेश चौधरी बोलिए, ममता बनर्जी क्यों इतना व्यथित और व्याकुल हैं? क्या वोटों की चिंता सता रही उन्हें? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर, सुन रहे हैं? हाँ बोलिए, आवाज आ रही? हाँ आ रही, बोलिए। जितने पैनलिस्ट हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, दीदी चुनाव ये वोट के लेकर हवा नहीं गई है, उनके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं है। दीदी ये चाहती है कि किसी के साथ ना इंसाफी न हो। नागरिकता दी जा रही है, अच्छी बात है। ये 6 समुदाय के लोगों को जो नागरिकता दी जा रही है सर, इसमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर दलित समाज के लोग, सभी राजनीतिक दल जो है, दलित, सिख, ईसाई सभी कहते हैं तो हम इनको अच्छे से मानते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है। तो सिर्फ जब सीए के अंतर्गत अगर इनको नागरिकता दी जा रही है और सही है, तो इससे किसी का शिकायत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि इनको पूर्ण रूप से अभी तक नागरिकता दी नहीं गई है सर। सबसे बड़ी देखिए, इसको सोचने वाली बात है, तो गौर करने वाली बात है कि अभी भी पोर्टल पर फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे, उसके बाद एक तारीख तय होगा, उसके बाद ये मौखिक आमने सामने जाकर इंटरव्यू देंगे अधिकारियों के सामने, वहां पर उनका कुछ त्रुटियां कमी आएगी तो इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये नंबर। तीसरी बात, जब 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर 2014-21 दिसंबर के बीच, इस दौरान जो लोग आए हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाए जा रहे हैं, ये सर आ चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ बसे हुए हैं, उनको नहीं जाए। और सबसे दुख की बात है कि सर उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी, जब अपने लोगों पर बंटवारे के बाद अपने लोगों पर इस कंट्रियों में जो अत्याचार हो रहा था उस पर वो लोग खामोश थे। दुख इस बात की है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट सर, मेरा बात सुनिए, 1 मिनट। दूसरे घुसपैठ में मैं बात करना चाहता हूं सर, जल्दी से घुसपैठ में बात करना चाहते हैं कि सर ये बार बार हमारे केंद्र सरकार में घुसपैठिया, ये सर घुसपैठिया एंट्री किए कहाँ से? जब हमारे सांसद सभी बोल रहे सील है, ये कहाँ से एंट्री की है? और तीसरी बात एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ सर, केंद्र सरकार को, गृह मंत्री हमारे बीजेपी के अध्यक्ष भी वो नेता भी बैठे हुए हैं सर, मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे देश में इलाज के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर लाखों लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि कितने लोग आपस इलाज करा के गए हैं, कितने लोग अपने पढ़ाई पूरा करके आपस गए हैं, कितने लोग यहाँ टूरिस्ट आपस गए हैं। अभी तक ये इसका खुलासा नहीं हुआ सर। अभी भी लाखों लोग इलाज के नाम पर हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, 10 बजे से 15 बजे से। इसका इंक्वायरी करना चाहिए, गृह मंत्रालय इस पर खामोश है। घुसपैठिया बोलने से, घुसपैठ करने से नहीं। ठीक है अवधेश जी, बड़ा सवाल है। एक छोटा सा जवाब अनिल गुप्ता, बहुत छोटा, 5 सेकंड में। घुसपैठ कहने से काम नहीं चलेगा, वो कह रहे हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि भाई 10 साल से सरकार आपकी, 10 साल से सीमाएं आपकी, सुरक्षा बल आपके, अभी भी घुसपैठ कर रहा है, आप लोग अब अलाप रहे हैं, इसके पीछे भी राजनीति है कोई क्या? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, हमारे बॉर्डर्स को फेंसिंग का काम बड़ा तेजी से हुआ है और घुसपैठ में काफी कमी आई है, आप देख लीजिए। और अभी भी लास्ट टाइम कुछ महीने पहले म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग की बात आई है, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, उस पे काम हो रहा है और पूरे बॉर्डर को फेंस किया। जो लोग आ चुके हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मैं आज उस बात पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर वो एक दोबारा चुनावी मुद्दा हो जाएगा। पर मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो ये गैर कानून घुसपैठिए हैं, इन पे सख्त कार्रवाई सरकार ने की है और आगे भी करेंगे। ठीक है मलिक जावेद, ठीक है, मैं आ रहा हूं। मलिक जावेद, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर कार्यक्रम खत्म होने जा रहा है। मलिक जावेद, छोटी टिप्पणी बोलिए। ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कानून बनता है वो धर्म के आधार पे नहीं बनता है। आप आर्टिकल 15 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए। दूसरा, आसाम में एनआरसी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हुई थी, 1200 करोड़ खर्चा आया था, 50,000 सरकारी कर्मचारियों ने काम किया था, 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए, जिसमें 14 लाख हिंदू थे, 5 लाख मुसलमान थे। अब जयराज शाह के, अमित शाह कहते थे ये दीमक की तरह हमारे देश को चाट रहे हैं, तो उनको बाहर निकालोगे या नागरिकता दोगे, बताओ? ठीक बात है। सदब जबर 5 सेकंड बोलिए। मैं अनिल गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी, जो गालवान वैली तक घुसे चले आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो चाइनीज घुसे हुए वो घुसपैठिया है कि शरणार्थी?
उस पे क्यों नहीं मुंह खोल रही है सरकार? ठीक है, गुप्ता जी जवाब दे दीजिए। अनिल जी रुक जाइए, मैं पूछ लेता हूं, बोलिए अनिल जी जवाब दीजिए। और कौन जो घुसपैठिया है? सदब छोटा सा सवाल, छोटा, बस माफी, बोलिए अनिल गुप्ता। अरे सुन लीजिए, सुनने का मादा होना चाहिए आपको। बहुत है आप बोलिए। बहुत है तो फिर क्यों बीच में रोकते हो? बोलिए वो जल्दी से बोलिए, समय नहीं, बोलिए। मैं आज हमारी अरे झगड़ा मत करिए सदफ, झगड़ा मत करिए, बोलिए। आपने आज हमारी फौज को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है, हाँ, कोई जरा भी एक आंख दिखाए, अरे फिर रोक रहे हैं आप। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छीन लिया चाइना ने आपके नेता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। मलिक जावेद, अनिल गुप्ता, सदफ जफर, अवधेश चौधरी, सुशील वकील साहब, सुरेंद्र राठी साहब, अल्लामा जमीर साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत आभार उन दर्शकों को जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं, बहुत बहुत आभार। लेकिन सवाल और सीएए को लेकर बवाल, राजनीतिक बवाल लगातार जारी है। विपक्ष कह रहा है कि मसला पॉलिटिकल है, वोटों के लिए चुनाव के वक्त लाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि ये वास्तव में मानवता से जुड़ा मुद्दा है। सीएए राजनीतिक मुद्दा नहीं है बीजेपी का, वो मानवता का मुद्दा है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। लेकिन